नमस्कार। आज हम 13 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार पर एक गहरी नजर डालेंगे। इसमें छपे कुछ अहम मुद्दे हैं जो करंट अफेयर्स और खासकर सिविल सेवा परीक्षा के लिए काफी जरूरी हैं। हमारे पास आज कई तरह के टॉपिक्स हैं, शासन, सामाजिक मुद्दे, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। कोशिश रहेगी कि इन सब में से जो सबसे खास बातें हैं वो निकालें ताकि मुद्दों की एक साफ तस्वीर बन सके। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि अखबार में जो तथ्य, जो आंकड़े, जो विश्लेषण दिया है उसी पर टिके रहें। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये समझाना भी है कि ये मुद्दे क्यों मायने रखते हैं, इनके क्या व्यापक असर हो सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली खबर वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ी है। अखबार कह रहा है कि वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली, मतलब जो केयर टेकर होते हैं, वो सरकार के एक नए पोर्टल युमीद पर जानकारी डालने में थोड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ये युमीद पोर्टल क्या चीज है और इतनी जद्दोजहद क्यों है? हाँ, पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, वक्फ क्या होता है? मुस्लिम कानून के तहत दान की गई संपत्ति, जिसका इस्तेमाल होता है धार्मिक या चैरिटी के कामों के लिए। इनका मैनेजमेंट स्टेट वक्फ बोर्ड करते हैं और किसी खास प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट मुतवल्ली करता है। अब ये जो युमीद पोर्टल है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये केंद्र सरकार ने जून 2022 में लॉन्च किया था। अच्छा, जून 2022 में। हाँ, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मकसद है कि वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं देश में, उनका एक नेशनल डेटाबेस बने। इससे क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, प्रॉपर्टी की मैपिंग होगी और जो कब्जे या खराब मैनेजमेंट की शिकायतें आती हैं वो रुकेंगी। सरकार ने एक टाइमलाइन दी थी करीब 6 महीने की कि सारे डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो लक्ष्य तो अच्छा है, पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन, लेकिन खबर बता रही कि डेडलाइन पूरी होने में दिक्कत आ रही है, मतलब अनुपालन धीमा है। हाँ बिल्कुल, शुरुआती आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। संसद में भी जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से बहुत कम, शायद कुछ दर्जन वक्फ बनाने वालों ने ही प्रक्रिया पूरी की है, जबकि सैकड़ों ने शुरू तो की थी पर पूरी नहीं हुई। और राज्य स्तर पर देखें तो चुनौतियां और भी बड़ी हैं। जैसे तेलंगाना का उदाहरण दिया है अखबार ने। वहां हजारों मस्जिदें, दरगाहें या तो रजिस्टर्ड ही नहीं है या उनके पास जमीन के साफ कागजात नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में करीब 30 से 35 हजार ऐसी संपत्तियां पेंडिंग थी रजिस्ट्रेशन के लिए, और उन्होंने बहुत कम, शायद मुश्किल से 7,000 के आसपास ही जानकारी अपलोड की थी। तो ये तो काफी धीमी रफ्तार हुई। इसका असर क्या होगा? ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी है या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला तो सीधा सीधा शासन और पारदर्शिता का है, क्योंकि इतिहास में कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण या कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे। तो एक वेरीफाइड नेशनल डेटाबेस बन जाए तो इसे कम करने में मदद मिलेगी। सही बात है। दूसरा, कानूनी जवाबदेही। अगर रजिस्ट्रेशन होगा, अकाउंट्स ऑडिट होंगे तो कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी और धोखाधड़ी भी कम होगी। तीसरा, ये धार्मिक रूप से संवेदनशील संपत्तियां हैं, तो कोई भी एक्शन लेते वक्त मतलब कानून और समुदाय के बीच एक संतुलन बनाना होगा। और चौथा, एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी है। कई मुतवल्ली शायद बुजुर्ग हों, उनकी डिजिटल लिटरेसी कम हो, या फिर पुराने जमीनी रिकॉर्ड ही ना मिल रहे हों। ये भी बड़ी बाधा है। हाँ, ये भी मुमकिन है। जमीनी रिकॉर्ड की कमी, डिजिटल डिवाइड, ये सब असल दिक्कतें हैं। तो अखबार में आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है? कुछ हल बताया है? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। जैसे एक फेज्ड अप्रोच हो, मतलब शायद पहले उन प्रॉपर्टीज पर फोकस करें जिनकी कीमत ज्यादा है या जिन पर विवाद है। यूएमई पोर्टल को राज्यों के जो लैंड रिकॉर्ड पोर्टल्स हैं उनसे लिंक किया जाए। मुतवल्लियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएं, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, और अगर कोई विवाद उठता है तो उसको सुलझाने का भी कोई मैकेनिज्म हो। सबसे जरूरी बात जो कही गई है वो है पारदर्शिता बनाए रखते हुए संवेदनशीलता का ध्यान रखना। ठीक है, ये हुई वक्फ बोर्ड की बात। अब अगले विषय पर चलते हैं। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। राज्यों के बीच की होड़, जिसे प्रतिस्पर्धी संघवाद या कम्पिटिटिव फेडरलिज्म कह रहे हैं, वो भारत की ग्रोथ को कैसे रफ्तार दे रही है? इसका क्या मतलब है? ये होड़ कैसी है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब है कि राज्य आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। किस चीज के लिए? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए, सरकारी सेवाएं बेहतर करने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। इसमें नीति आयोग और DPIIT जैसी जो संस्थाएं हैं वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती हैं। अच्छा, कैसे? वो अलग अलग इंडेक्स और रैंकिंग जारी करती हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग, या स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी के मैनेजमेंट पर राज्यों की परफॉर्मेंस रैंकिंग। इससे राज्यों पर एक प्रेशर बनता है कि वो बेहतर परफॉर्म करें, एक दूसरे से आगे निकलें, और ये होड़ फिर सुधारों को बढ़ावा देती है। क्या इसका कोई ठोस असर दिख रहा है जमीन पर?
अखबार में कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। जैसे नीति आयोग के कई इंडेक्स हैं। स्कूली शिक्षा की क्वालिटी का इंडेक्स है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। DPIIT का जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है या BRAP है, उसके रैंकिंग ने राज्यों को रेगुलेटरी बदलाव करने पर मजबूर किया है। कई राज्यों ने अपने इन्वेस्टर सबमिट किए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाए हैं, जैसे तेलंगाना का TS iPass। इन सब का असर निवेश पर दिख रहा है। राज्य अब सिर्फ केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं, खुद भी काफी प्रोएक्टिव हो गए हैं। लेकिन इस कंपटीशन का कोई नेगेटिव साइड भी है, कोई खतरा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य बस रैंकिंग में ऊपर आने के लिए शॉर्टकट अपना रहे हों? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है और अखबार ने इस पर भी बात की है। एक खतरा है रेस टू द बॉटम का, मतलब राज्य निवेश खींचने के चक्कर में टैक्स में ऐसी छूट दे दें जो लंबे समय में उनके लिए नुकसानदायक हो, या फिर लेबर लॉज या पर्यावरण के नियमों को ढीला कर दें। ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा खतरा है कि इससे राज्यों के बीच की असमानता और बढ़ सकती है। जो राज्य पहले से बेहतर हैं, जिनके पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शायद और ज्यादा निवेश खींच लेंगे और पिछड़े राज्य और पीछे रह जाएंगे। और तीसरा, अगर सिर्फ कुछ खास मैट्रिक्स मतलब आंकड़ों पर ही फोकस रहा, तो हो सकता है कि गवर्नेंस की जो लॉन्ग टर्म प्राथमिकताएं हैं वो कहीं नजरअंदाज हो जाएं। तो फिर क्या करना चाहिए? इस होड़ का फायदा कैसे उठाएं और नुकसान से कैसे बचें? क्या सुझाव दिए हैं? सुझाव ये हैं कि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसे ध्यान से डिजाइन किया जाए। मतलब सिर्फ ये ना देखें कि कितना निवेश आया, बल्कि ये देखें कि उससे टिकाऊ विकास हुआ या नहीं, नौकरियां पैदा हुई या नहीं। राज्यों के लिए जो फिस्कल रूल्स हैं उन्हें मजबूत किया जाए, ताकि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से सब्सिडी वगैरह न बांटें। जो पिछड़े राज्य हैं उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद की जाए, उन्हें सपोर्ट दिया जाए। और जो रैंकिंग या इंडेक्स हैं वो संतुलित हों, मतलब सिर्फ बिजनेस पर फोकस ना हो, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे सामाजिक सूचकांकों को भी बराबर वजन दिया जाए। ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए अब बिहार चलते हैं। वहाँ एक खास चुनावी ट्रेंड पर खबर है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डाल रही हैं, और अखबार कह रहा है कि इसके पीछे पुरुषों का बाहर जाना मतलब पलायन और कैश ट्रांसफर योजनाएं हैं। ये कैसे जुड़ा है आपस में? हाँ, ये ट्रेंड बिहार में पिछले कुछ चुनावों से लगातार मजबूत हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े भी यही बताते हैं। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज था 59.5%, जबकि पुरुषों का था 54.5%। और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न था। महिलाएं 59.7%, पुरुष 54.7%। अच्छा, तो ये गैप तो काफी बड़ा है। हाँ, इसके पीछे जो मुख्य कारण अखबार बता रहा है उसमें पहला है पुरुषों का बड़े पैमाने पर राज्य से बाहर काम के लिए जाना। बिहार में मेल आउट माइग्रेशन रेट देश में सबसे ज्यादा है। जनगणना 2011 और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। लाखों पुरुष बाहर काम करते हैं। लेकिन पुरुषों के बाहर जाने से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है? होता यह है कि जब घर के पुरुष सदस्य बाहर होते हैं तो घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। वो घर की मुखिया की भूमिका में आ जाती हैं। उन्हें घर के और कई बार बाहर के भी फैसले खुद लेने पड़ते हैं। इससे उनमें एक तरह की कह सकते हैं एजेंसी आती है, अपनी पहचान मजबूत होती है। और दूसरी बात, चुनाव के दिन कई पुरुष अपने काम की जगह पर होते हैं। शायद छुट्टी ना मिले तो वो वोट डालने आ ही नहीं पाते। अच्छा, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण कैश ट्रांसफर बताया गया। हाँ। दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और कल्याणकारी योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना का सिलेंडर या PM किसान का पैसा, मनरेगा की मजदूरी, पेंशन, ये सब अब सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भी जाता है। बिहार सरकार की भी अपनी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जब पैसा सीधे उनके हाथ में आता है तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, उनका सशक्तिकरण होता है और उन्हें लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, जिसका असर उनके वोटिंग व्यवहार पर पड़ता है। इसके अलावा बिहार का जो जीविका कार्यक्रम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नेटवर्क, वो भी बहुत बड़ा है। इससे करोड़ों ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इन ग्रुप्स के जरिए महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। ये भी एक फैक्टर है। तो इसके सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या हैं? ये सिर्फ एक वोटिंग पैटर्न का बदलाव है या इससे कुछ और भी बदल रहा है? नहीं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके गहरे मायने हैं। एक तो ये हमारे लोकतंत्र को और समावेशी बनाता है, जेंडर इक्वालिटी को मजबूत करता है।
दूसरा, राजनीतिक पार्टियां अब महिलाओं को एक अहम वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं और उन पर केंद्रित नीतियां, खासकर कल्याणकारी योजनाएं लाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। तीसरा, इससे समाज में महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है। उन्हें घर से बाहर निकलने, अपनी बात रखने का ज्यादा आत्मविश्वास मिल रहा है। हाँ, ये तो सकारात्मक बदलाव है। बिल्कुल। हालांकि अखबार एक संभावित जोखिम की तरफ भी इशारा करता है कि कहीं ये निर्भरता सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वोटिंग तक ही सीमित न रह जाए और मुद्दों पर आधारित गहरी राजनीतिक समझ या जागरूकता शायद पीछे छूट जाए। ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए अब तकनीक की दुनिया का रुख करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही डीप फेक और झूठी खबरों जैसे नए खतरे भी आ रहे हैं। सरकार सोच रही है कि AI से बनी सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। इस पर अखबार का क्या कहना है? हाँ, AI का जो बूम आया है, खासकर पिछले 1-2 साल में, उसने डीप फेक, सिंथेटिक मीडिया और गलत सूचना को एक बड़ा पब्लिक रिस्क बना दिया है। भारत सरकार, खासकर MeitY, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ये प्रस्ताव कर रही है कि AI से जो भी कंटेंट बने, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या वीडियो, उस पर कोई ना कोई लेबल जरूर हो, जैसे कोई वाटरमार्क हो या डिजिटल टैग, जिससे पता चले कि ये असली नहीं है, AI से बनाया गया है, पारदर्शिता लाने के लिए। अखबार का तर्क ये है कि ये इरादा तो ठीक है, लेकिन इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बैलेंस्ड और तकनीकी रूप से मजबूत फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। लेबलिंग की जरूरत क्यों है? मतलब खतरे क्या हैं असल में? देखिए, खतरे तो कई हैं। सबसे बड़ा खतरा डीप फेक का है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दुष्प्रचार फैलाने में हो सकता है, किसी की छवि खराब करने में हो सकता है, या वित्तीय धोखाधड़ी, मतलब पैसे ऐंठने के लिए भी हो सकता है। NASSCOM की एक रिपोर्ट का हवाला दिया अखबार ने कि 60% से ज्यादा AI जनरेटेड वीडियो में ओरिजिनल मेटाडेटा होता ही नहीं, जिससे पता चले कि ये कहां से आया, कैसे बना। ओह, तो लेबलिंग इसलिए जरूरी है ताकि सूचना की अखंडता बनी रहे। लोग ये जान सकें कि वो जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो कितना सिंथेटिक और कितना असली। ये जिम्मेदार AI के विकास के लिए भी जरूरी है। नीति आयोग की AI फॉर ऑल स्ट्रैटेजी भी इसी बात पर जोर देती है। क्या दुनिया के दूसरे देश भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? और भारत में इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? हाँ, दुनिया भर में इस पर काम हो रहा है। जैसे यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट है, अमेरिका में प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है AI सेफ्टी पर, चीन के भी अपने नियम हैं। और ये सब कहीं ना कहीं AI जनित सामग्री की लेबलिंग या पारदर्शिता की बात करते हैं। भारत का जो ड्राफ्ट है वो भी इसी लाइन पर है, लेकिन अखबार कहता है कि इसे लागू करने और इनोवेशन के बीच संतुलन बनाने के लिए और फाइन ट्यून करने की जरूरत है। और चुनौतियां क्या है? चुनौतियां कई हैं। पहली तो तकनीकी, वाटरमार्क हटाए जा सकते हैं। ओपन सोर्स AI मॉडल से बने कंटेंट का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी, कानूनी अस्पष्टता। अगर कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? AI बनाने वाला डेवलपर, उसे इस्तेमाल करने वाला पब्लिशर, या जिस प्लेटफॉर्म पर वो डाला गया वो? ये साफ नहीं है। तीसरी चुनौती है इनोवेशन बनाम रेगुलेशन का संतुलन। कहीं नियम इतने सख्त ना हो जाएं कि नई कंपनियां और स्टार्टअप्स डर जाएं, इनोवेशन रुक जाएं। और चौथी, क्या सिर्फ लेबल लगा देने से लोग उसे समझेंगे? क्या वो उस पर ध्यान देंगे? यूजर अवेयरनेस भी एक बड़ा मुद्दा है। तो फिर रास्ता क्या है? अखबार क्या सुझाव दे रहा है? कैसे ये संतुलन साधा जाए? अखबार एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की बात कर रहा है। मतलब नियम बनाने में सरकार के साथ साथ रिसर्चर, सिविल सोसाइटी, कानूनी एक्सपर्ट, टेक कंपनियों, सबको शामिल किया जाए। दूसरा, एक रिस्क बेस्ड टियर्ड अप्रोच हो, यानी जो कंटेंट ज्यादा रिस्की है, जैसे चुनाव से जुड़े डीप फेक, उनके लिए नियम ज्यादा सख्त हों, और जो कम रिस्की हैं, जैसे AI का इस्तेमाल आर्ट या डिजाइन में, वहां नियम थोड़े लचीले हों। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, क्योंकि AI तो ग्लोबल है। और चौथा, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर हो, जैसे AI मॉडल को किस डेटा पर ट्रेन किया गया है, इसका खुलासा करना अनिवार्य हो सकता है। ये तो काफी अहम नुक्ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सर्वे की खबर है जो बताती है कि अब 4 में से 3 भारतीय मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर उन पर पड़ रहा है। ये तो सोच में एक बड़ा बदलाव लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ये येल यूनिवर्सिटी, सी वोटर और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंडिया का 2025 का सर्वे है और ये कहता है कि 76% भारतीय अब ये महसूस करते हैं कि जलवायु परिवर्तन उन्हें पर्सनली अफेक्ट कर रहा है। यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है। 2011 में यही आंकड़ा सिर्फ 54% था। तो ये साफ दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज अब लोगों के लिए कोई दूर की किताबी बात नहीं रही। सही कहा। ये अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत बन गया है।
खासकर जो एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग इसे महसूस कर रहे हैं। और सर्वे में लोग क्या चाहते हैं? क्या वो सिर्फ चिंता जता रहे हैं या सरकार से कुछ करने की मांग भी कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ चिंता नहीं, सर्वे ये भी बताता है कि 80% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि सरकार क्लाइमेट चेंज पर मजबूत कार्रवाई करे और करीब 70% लोग रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसकी तरफ जाने का समर्थन करते हैं। और ये जमीनी हकीकत से भी मेल खाता है। कैसे? देखिए, मौसम विभाग IMD ने बताया कि 2023-24 भारत के इतिहास में रिकॉर्ड सबसे गर्म साल था। औसत तापमान बेसलाइन से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। CAG की एक रिपोर्ट आई थी 2024 में, जिसके अनुसार 2023-24 में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से 4600 से ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत का लगभग 45% वर्कफोर्स मतलब कामकाजी लोग ऐसे सेक्टर में हैं जो क्लाइमेट चेंज से सीधे प्रभावित होते हैं, जैसे खेती, कंस्ट्रक्शन। बाप रे, 45%। हाँ, और असर साफ दिख रहे हैं। लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, हीट वेव, बाढ़, सूखा। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है, खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। ICAR का अनुमान है कि चावल की पैदावार 9% और गेहूं की 6% तक कम हुई है अनियमित मौसम की वजह से। स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक हर साल GDP का 2 से 2.5% तक का नुकसान हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो लोग असर महसूस कर रहे हैं और कार्रवाई चाहते हैं। सरकार के लिए गवर्नेंस के नजरिए से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लाइमेट पॉलिटिक्स अब मैच्योर हो रही है। अब ये सिर्फ एक्टिविस्ट का मुद्दा नहीं रहा। आम नागरिक अब सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है या बन रहा है। तो अब जरूरत है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग की, मतलब शहरों की मास्टर प्लानिंग हो, खेती की नीतियां हो, पानी का मैनेजमेंट हो, सब में क्लाइमेट चेंज के असर और उससे निपटने के उपायों को शामिल करना होगा। भारत का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC है, उसका जो नया वर्जन है NAPCC 2.0 और राज्यों के जो अपने एक्शन प्लान हैं SAPCS, उनको अब सिर्फ कागज पर नहीं रखना है, उनको सही से फंड करना होगा और लोकल लेवल पर लागू करना होगा। बिल्कुल। अब एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर आते हैं, भारत में सड़क सुरक्षा। आंकड़े वाकई डराने वाले हैं और अखबार का सवाल है कि हमारा रोड सेफ्टी सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है। आंकड़े वाकई बहुत गंभीर है। जैसा अखबार बताता है, WHO का डेटा है कि दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां भारत में हैं, लेकिन दुनिया भर में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं उसका 11% हिस्सा भारत का है। 11%? सिर्फ 1% गाड़ियो68 के साथ? हाँ, और सड़क परिवहन मंत्रालय मॉर्थ के जो 2023 के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि भारत में उस साल 1,68,000 मौतें हुई सड़क हादसों में। ये पिछले साल से 12% ज्यादा था। अगर इसे आप घंटे के हिसाब से देखें तो हर घंटे करीब 59 मौतें। हर घंटे 59 मौतें? ये तो कल्पना से परे है। बिल्कुल। और सबसे दुखद बात यह है कि मरने वालों में 70% लोग 18 से 45 साल की उम्र के थे, मतलब युवा, जो देश की प्रोडक्टिव आबादी है। तो ये सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? अखबार क्या स्ट्रक्चरल कारण बता रहा है? कई कारण बताए गए हैं। एक बड़ा कारण है डिजाइन सेंट्रिक फॉल्ट्स, मतलब सड़कों के डिजाइन में ही खामियां हैं। इंडियन रोड्स कांग्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला है कि करीब 30 से 40% एक्सीडेंट रोड डिजाइन की गड़बड़ी से होते हैं। जैसे लेन मार्किंग ठीक नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग नहीं है, या स्पीड ब्रेकर ऐसे बना दिए जो साइंटिफिक नहीं है, उनसे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब सड़कें ही सुरक्षित नहीं है कई बार। हाँ, दूसरा बड़ा कारण है कानूनों का कमजोर एनफोर्समेंट। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, उसमें जुर्माने वगैरह बढ़ाए गए, लेकिन उसका जमीन पर अमल अधूरा है। पुलिस फोर्स की कमी है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी दिखती है। जो ई-चालान सिस्टम है वो भी अभी तक सिर्फ 25 राज्यों ने ही पूरी तरह से इंटीग्रेट किया है। मॉर्थ का ही डेटा है ये। और इसके अलावा संस्थागत या लोगों के व्यवहार से जुड़े कारण भी होंगे। बिल्कुल। संस्थागत स्तर पर देखें तो एक बिखराव है, तालमेल की कमी है। सड़क बनाने वाली एजेंसी अलग है, जैसे मॉर्थ या NHAI, और सेफ्टी लागू करने वाली एजेंसी अलग है, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस। इनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया गया था, लेकिन वो अभी भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, उतना प्रभावी नहीं हो पाया है। फिर आते हैं व्यवहार से जुड़े कारण, लोगों की आदतें, हेलमेट या सीट बेल्ट का कम इस्तेमाल, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना।
एनसीआरबी का 2024 का डेटा बताता है कि 60% जो घातक मामले थे वो तेज रफ्तार की वजह से थे और 7% शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से। और आखिरी लेकिन बहुत अहम कारण है एक्सीडेंट के बाद मिलने वाली इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर की कमी। गोल्डन आवर में यानी हादसे के तुरंत बाद के पहले घंटे में अगर सही इलाज मिल जाए तो कई जानें बच सकती हैं, लेकिन हमारे हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर्स की बहुत कमी है। नीति आयोग का एक रोड सेफ्टी ऑडिट था 2024 का। उसमें पाया गया कि सिर्फ 17% हाईवे सेक्शंस पर ही 50 किलोमीटर के दायरे में कोई ट्रॉमा सेंटर था। सिर्फ 17%, ये तो बहुत ही कम है। दूसरे देशों की तुलना में हम कहाँ खड़े हैं? अखबार ने स्वीडन का उदाहरण दिया है। वहां प्रति 1 लाख लोगों पर 2.8 सड़क मौतें होती हैं। उन्होंने विजन 0 मॉडल अपनाया है जो सेफ्टी के लिए डिजाइन पे फोकस करता है, जबकि भारत में ये आंकड़ा 12.9 है। तो फर्क साफ है। ये दिखाता है कि हमारा एनफोर्समेंट कितना कमजोर है और जवाबदेही कितनी बटी हुई है। तो फिर किन नीतिगत उपायों की जरूरत है? क्या कदम उठाने चाहिए? उपाय कई स्तरों पर करने होंगे, जैसा अखबार सुझाता है। इंजीनियरिंग सुधार मतलब सड़कों के डिजाइन को सुरक्षित बनाना, हर नई सड़क परियोजना का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य करना, एनफोर्समेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे AI एनेबल्ड कैमरे लगाना जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पकड़ सकें, लोगों को शिक्षित करना, उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अभियान चलाना, संस्थागत तालमेल बढ़ाना, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को और मजबूत करना, उसे ज्यादा अधिकार और संसाधन देना, और सबसे जरूरी एक्सीडेंट के बाद की देखभाल यानी ट्रॉमा केयर नेटवर्क को मजबूत करना। शायद इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। ये तो बहुत जरूरी कदम है। और अब हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जो महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कुपोषण से जुड़ी मौतों का है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। ये बहुत ही दुखद खबर है। हाँ, ये बेहद गंभीर और दुखद मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ये टिप्पणी की है। खबरें आ रही थीं मेलघाट जो अमरावती जिले में है और दूसरे आदिवासी इलाकों जैसे पालघर, नंदुरबार, गढ़चिरौली, वहां से बच्चों की कुपोषण से मौत की। इन खबरों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार की बहुत कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने इसे आपराधिक लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तक कह दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो तुरंत एक एक्शन प्लान पेश करे खाद्य सुरक्षा पर, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर और निगरानी के सिस्टम पर। वहाँ जमीनी हकीकत क्या है? कुपोषण की समस्या कितनी विकराल है इन इलाकों में? आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-21 का, उसके मुताबिक इन आदिवासी जिलों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी ठिमनापन 45% से ज्यादा था, जबकि राष्ट्रीय औसत 35% के आसपास है और कम वजन वाले बच्चे भी 40% से ज्यादा थे। राज्य सरकार के अपने आंकड़े जो 2024 में आए वो बताते हैं कि अकेले मेलघाट में 2021 से अब तक लगभग 500 बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है। 500 मौतें सिर्फ एक इलाके में? हाँ, और CAG की 2023 की रिपोर्ट ने भी बताया था कि जो ICDS यानी आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, उनका कवरेज आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ 68% ही फंक्शनल था। मतलब कई आंगनवाड़ियां ठीक से काम ही नहीं कर रही थी। तो इन आदिवासी इलाकों में ये जो लंबे समय से कुपोषण की समस्या चली आ रही है, इसके कारण क्या है? कारण कई हैं और काफी गहरे हैं, आपस में जुड़े हुए भी हैं। एक तो है खाद्य असुरक्षा और गरीबी। ये समुदाय ज्यादातर झूम खेती या जंगल के उत्पादों पर निर्भर हैं, बाजार तक उनकी पहुंच बहुत कम है। सरकारी राशन प्रणाली PDS में भी लीकेज और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। दूसरा कारण है प्रशासनिक उदासीनता। जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे ICDS, उनमें स्टाफ की भारी कमी है। जो स्टाफ है वो शायद उतना प्रशिक्षित नहीं है, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होती। तीसरा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की भारी कमी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपर्याप्त हैं, डॉक्टरों की कमी है, खासकर बच्चों के डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस की। और चौथा, सांस्कृतिक और भौगोलिक बाधाएं भी हैं, भाषा की दिक्कत, दूर दराज के इलाकों में बसे होना, विस्थापन। इन वजहों से सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उन तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। कोर्ट की इस सख्ती का, इस आलोचना का न्यायिक और शासन के नजरिए से क्या महत्व है? देखिए, हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये मौतें संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 47 राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषण स्तर सुधारे का उल्लंघन है। ये सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बड़ा उदाहरण है। ये मामला इस बात को भी उजागर करता है कि सरकार की नीतियां कागज पर चाहे कितनी अच्छी हों, लेकिन जमीन पर उनका अमल कितना खराब हो सकता है।
नीति और अमल के बीच की खाई साफ दिखती है। ये असमान विकास को भी दर्शाता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे आदिवासी समुदाय इतने पिछड़े क्यों हैं। शासन को अब रिएक्टिव रिलीफ से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मतलब कुपोषण को होने से रोकने वाले उपायों पर फोकस करना होगा। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? धीमा और अपर्याप्त है। जमीनी हकीकत ज्यादा बदली नहीं है। तो आज हमने द हिंदू से कई बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले मुद्दों पर विस्तार से बात की। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की चुनौतियों से लेकर राज्यों के बीच विकास की होड़, बिहार में महिलाओं के बढ़ते वोटिंग प्रतिशत के पीछे के कारण, एआई रेगुलेशन की जरूरतें और दुविधाएं, क्लाइमेट चेंज को लेकर आम लोगों की बढ़ती चिंता, हमारी सड़क सुरक्षा व्यवस्था की भयावह नाकामी और आदिवासी इलाकों में कुपोषण का दिल दहला देने वाला सच। और इन सभी विषयों में अगर आप देखें तो एक कॉमन धागा है गवर्नेंस का, इम्प्लीमेंटेशन का और सामाजिक असर का। चाहे वो टेक्नोलॉजी को मैनेज करना हो, या ग्रोथ को सही दिशा देना हो, या चुनावी लोकतंत्र की बारीकियों को समझना हो, या फिर सबसे कमजोर तबकों के अधिकारों की रक्षा करनी हो, हर जगह असरदार और संवेदनशील शासन, मतलब इफेक्टिव और सेंसिटिव गवर्नेंस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीतियां बना देना एक बात है, पर उनका सही तरीके से जमीन पर उतरना, लोगों तक पहुंचना और असल में फर्क लाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर अक्सर हम चूक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुपोषण के मुद्दे पर सरकार को झकझोरा, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी शासन की दूसरी बड़ी विफलताओं, जैसे हमने सड़क सुरक्षा की बात की या पर्यावरण के नियमों का जो कमजोर अमल होता है, उन मामलों में भी ऐसी ही निर्णायक भूमिका निभा सकती है, खासकर तब जब लगता है कि राजनीतिक या प्रशासनिक इच्छा शक्ति कहीं कमजोर पड़ रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।